हेलो बच्चों, कैसा आप सब आशा बढ़िया होगा। तो बच्चों मैंने कल वन शॉट वीडियो बनाई थी चैप्टर फर्स्ट पे बेसिक कंसेप्ट पे। उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, ये कुछ 5 टॉपिक रह गए थे जिनको मैं कवर अप नहीं कर पाया था क्योंकि हमारा टाइम 45 मिनट हो गया था। तो मैं उस वीडियो को कवर नहीं कर पाया था, लेकिन अभी इसे कवर करने में 20-25 मिनट लेंगे, ये कवर हो जाएगा। बाकी ये 25 मिनट और वो 35 मिनट 45 मिनट की वीडियो मिला के आपका ये वन शॉट पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट वीडियो होगी, ये वन शॉट पार्ट 2 है, ठीक है। तो आप इसको चलिए, मैं आपको इस वीडियो में ये 5 टॉपिक जो रह गए थे आप आज मैं आपकी ये सब जो टॉपिक है ये अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मोल्स ऑफ गैसेस से, ठीक है। दूसरा प्रेशर एसटीपी और एनटीपी बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। मोल्स ऑफ गैसेस देखेंगे और मोल्स ऑफ गैसेस 2 बार होगी। मोल्स ऑफ गैसेस तो हमारे पास 4 ही टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हो गया, ठीक है। स्टोरेज मटेरियल में लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये देखेंगे हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मोल्स ऑफ गैसेस। तो मोल्स ऑफ गैसेस चलिए देखते हैं। मोल्स ऑफ गैसेस, कोई भी अगर 1 मोल का कंपाउंड, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड कोई भी 1 मोल का कंपाउंड जो क्या है 22.5 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कंपाउंड नहीं बोल सकते, गैसेस बोलते हैं। कोई भी 1 मोल का गैस बोल देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की अगर हम जब भी बात करें तो हम गैसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी 1 मोल ऑफ अ गैस लेते हैं, कंपाउंड नहीं गैस। 1 मोल ऑफ अ गैस कितना ऑक्यूपाई करते हैं? ऑक्यूपाइज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। इतना वॉल्यूम वॉल्यूम इतना वॉल्यूम कोई भी गैस, एक मोल गैस कोई भी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अगर 2 मोल्स होगी तो 2 मोल गैस होगी तो कितना ऑक्यूपाई करता है? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो उतने क्या करेगी, वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी। तो 22 ये 44.8 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी 1 मोल ऑफ अ गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है एट एस टी पी, स्टैंडर्ड एस टी पी और एन टी पी। एस टी पी क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एन टी पी क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों ही सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये होता है मोल्स ऑफ गैसेस। तो मोल्स ऑफ गैसेस जब भी निकालना हो, कोई भी अगर किसी गैस का वॉल्यूम दे रखा हो, मान लीजिए 80, मान लीजिए हमें वॉल्यूम दे रखा है किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम भी जो दे रखा है 89.6 दे रखा है, ठीक है। और हमें मोल्स निकालना है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? जो भी वॉल्यूम दे रखा है 89.6 उसको 22.4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है गैस का? 22.4। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। ये डिवाइड करने से 3 आएगा तो 3 मोल्स आ जाएंगे इसमें। तो ऐसे निकालता है मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो ये था इसका कंसेप्ट। तो आप इसको नोट करिए, ये कंसेप्ट लेते हैं मोल्स ऑफ गैसेस का। आगे देखते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो 3 मोल्स आ गए, और 3 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए से, एवोगैड्रो नंबर 6.022 6.16 10 के पावर 23 से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं मिटाया जा रहा हूँ, आंसर नोट कर लो। 6.022 होता है, आई थिंक 6.022 10 के पावर 23, 6.16 नहीं होता। एन ए की वैल्यू जो होती है ना, एन ए की वैल्यू, एक सेकेंड, वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है, ठीक है। एन ए की वैल्यू मैंने 6.16 लिखा दिया, हाँ ये लिखा दिया, ये होते हैं 6 पॉइंट। वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टू और ट्रिगर, ठीक है। हम सिर्फ इसको देखते हैं क्योंकि 10 की पावर 23 ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इस पर वैल्यू, ठीक है। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। इतने मॉलिक्यूल होते हैं, एक सेकेंड, एन ए था ना, इतने मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल और एटम में, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो ये जो वैल्यू आई है हम इसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो वैल्यू आती है नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल निकालने के बाद उसको हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जितना एटम कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो होती है उसके एटोमिसिटी। तो चलिए आप इसको नोट करिए। जैसे कि अभी 3 मोल्स आए थे ना, 3 मोल्स, n इक्वल टू कितना आया था? n इक्वल टू 3 मोल्स आए थे। तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने आते हैं?
मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कितना आ जाता है इसमें 3 इंटू एन ए कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एन ए से, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाता। ये होता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। और इसी का हमें एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते तो क्या करते हैं हम, ये जो हमारी वैल्यू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, एटोमिसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आपने निकाल लिया, क्या है 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई करना है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी होता है, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड, किसी कंपाउंड में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं होता है एटोमिसिटी। जैसे यहाँ पर SO3H है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें कितना होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पे 2 और इसके सल्फर 3 और इसके 4, 3 इसके 2 प्लस इसके सल्फर के 1 प्लस ऑक्सीजन के 4, कितना हो गए 7 हो गए। तो इसकी एटोमिसिटी होगी, एटोमिसिटी 7 हो जाएगी। ये होते हैं इतने एटम, इसमें एटोमिसिटी बताते हैं कि इस कंपाउंड में कितने टोटल आइटम है। तो यहाँ पे 7 आइटम है, हाइड्रोजन के 2, इसके 1 3 और इसके 4 7, तो होते हैं इसका एटोमिसिटी। तो हमारे पास अगर ये गैस मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये जो गैस ले अगर हमने मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया CO2, तो क्या होता है यहाँ पे कितना हो जाता है एटोमिसिटी, कार्बन की 1 ऑक्सीजन के 2 प्लस 2 ये हो जाती है 3, कार्बन की 1 ऑक्सीजन के 2 2 + 1 3 ये होती है एटोमिसिटी, यहाँ पे 3 हो जाती है। तो कार्बन के केस में क्या ले लेंगे हम, इन द केस ऑफ कार्बन अगर हम निकाल लें CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे एटोमिसिटी कितनी आ जाएगी इसकी 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आइटम है, ऑक्सीजन के 2 और कार्बन के 1, तो 3 इसे मल्टीप्लाई करते जो आएगा इसके आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आगे इसके आइटम्स। तो एटम, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में ये डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूल्स में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स आ जाते हैं, हाँ ठीक है। और मॉलिक्यूल तो सीधा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, 6.022 10⁻20। अब इसको नोट करिए, मिटाया जा रहा है। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, और क्या था हमारा, प्रेशर एट STP और NTP। चलिए आप इसको नोट करिए, मिटा दें। क्या था प्रेशर एट STP एंड NTP, सेकंड टॉपिक हमारा प्रेशर एट STP और NTP। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP होता है नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, जो कि रूम टेम्परेचर होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है, या नॉर्मल टेम्परेचर बोल सकते हैं, रूम टेम्परेचर ही। तो इस पे प्रेशर कितना होता है, किसी भी STP पे या NTP पे नॉर्मल कंडीशन पे या फिर रूम टेम्परेचर पे जो भी हमारे पास प्रेशर लगता है हमारे बॉडी पे या फिर किसी भी सब्सटेंस पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, होता है 1 ATM। अब इस 1 ATM को हम डिफरेंट यूनिट में चेंज कर सकते हैं। इस 1 ATM की अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे अगर हम इसकी वैल्यू पास्कल्स में निकालें, ठीक है, और इसके पास्कल्स में निकालें तो ये आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आता है, 10⁵ पास्कल आता है, PA पास्कल होता है, हाँ पास्कल प्रेशर की यूनिट होता है, ठीक है। और सेकंड ले लेंगे, अगर हमें निकालना है इसी 1 ATM की वैल्यू, 1 ATM की वैल्यू अगर हमें किस में निकालना हो, टॉर में निकालना हो, TOR 760 होते हैं, 760 टॉर, ठीक है। अगर मिलीमीटर ऑफ HG निकाला, मिलीमीटर ऑफ HG की लेंथ में भी हम इसको मेजर करते हैं, HG होता है मरकरी की लेंथ में इसे मेजर करते हैं प्रेशर को, ये होता है 76 मिलीलीटर होता है, 76 मिलीलीटर ऑफ HG होता है, ठीक है। और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि स्मॉलर टू अगर हायर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीलीटर होता है, और तो 10 मिलीलीटर से हम अगर डिवाइड कर देंगे 100 सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में कितना होगा इसका वैल्यू 76, किसी 10 से डिवाइड करें तो 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर ऑफ HG। हमने इसमें कुछ नहीं करा, सिर्फ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया 10 से डिवाइड करके।
और इसकी फिफ्थ जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास, क्या होती है, टॉर हो गया, पास्कल हो गया और मिलीमीटर टॉर, और क्या होता है 1 2 3 4 5, काफ़ी है इतने, ठीक है। आई थिंक हाँ इतना ही है, चलिए ठीक है, बस इतना ही। एक ये हो गया 1 ATM और एक ये, बस 4 5 5 काफ़ी है, ठीक है। ये होता है किसी भी एस टी पी एंटी वेव है जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, इसको हम रूम टेम्परेचर भी ले सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर किसी भी रूम टेम्परेचर पे जो हमारे पास प्रेशर लगता है हमारे ऊपर, वो 1 ATM होता है, और 1 ATM की वैल्यू अलग अलग में ये सब दे रखे हैं, ठीक है। हाँ एक बार की यूनिट रहेगी ना, बार की, फिर तुम्हारे पास हो गया बार। तो बार में इसकी वैल्यू क्या होती है 1 ATM की, ये सब 1 ATM की वैल्यू है इन सब में। 1 ATM किसके इक्वल होता है इन सभी जो डिफरेंट यूनिट्स हैं। और बार में 1 ATM की क्या वैल्यू होती है 1.013 बार, ये होती है इसकी वैल्यू। 1 ATM इक्वल टू 1.013 बार होता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी 5 यूनिट्स और एक ये 1 ATM 6। तो 1 ATM लगता है हमारे ऊपर प्रेशर कैसे भी रूम टेम्परेचर का, हाँ ठीक है। और रूम टेम्परेचर कितना होता है ऑलमोस्ट 25 या 27 डिग्री होता है, 27 डिग्री इसके आसपास ही होता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे हमारे पास जो प्रेशर लगता है हमारे ऊपर 1 ATM लगता है, और उसकी वैल्यू डिफरेंट यूनिट में ये सब है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नोट कर लीजिए आप, यहाँ से नोट कर लो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेते हैं अब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन पहले लेते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी अगर हम सब्सटेंस लेते हैं, अगर हमने कोई भी एक सब्सटेंस है, जैसे वाटर ले लिया, कोई और ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, या कुछ और भी ले लिया, तो ये जो सब्सटेंस को अगर हम कहीं से भी लेते, कहीं से भी, इसका सोर्स चाहे कोई भी हो, कोई भी एनी सोर्स, किसी भी सोर्स हम इस जो कंपाउंड है इन सबको उठाएं, इन सब को कैरी करें, जो भी जिस सब्सटेंस को हमने लिया है कहीं से भी कैरी करें, उस सब्सटेंस का जो उसके एलिमेंट्स का जो रेशियो वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे वाटर में क्या होगा H2O, सब्सटेंस के वेट का रेशियो, सब्सटेंस के एलिमेंट के वेट का रेशियो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम, 2 का हो जाए 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन का वेट कैंसिल हो गया 1:8, कितना हो रहा है 1:8, और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1:8 आ रहा है। तो किसी भी वाटर को अगर हम कहीं से ले, सी वाटर से ले, या फिर हमारा प्योरीफाइड हो, ठीक है, प्योरीफाइड हो, या फिर सी वाटर हो जिसमें नमक होता है, या फिर हमारे घर का पानी हो, तो कहीं से भी इसका सोर्स चाहे कोई भी हो, एनी सोर्सेस, चाहे सोर्स कोई भी हो, दोनों में जो होगा हर एक सोर्स से अगर हम वाटर लें तो जो वाटर होगा उसके एलिमेंट्स के मास का रेशियो या फिर वेट का रेशियो हमेशा ही 1:8 होगा, चाहे हम कहीं से भी, ठीक है। तो ये लो यही कहता है। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ कार्बन का होता है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होता है 32 हो जाएगा ना, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का 32 ग्राम, 6 2 12, 6 से नहीं करते हैं 4 से कर लेते हैं, ठीक है। 4 3 12, 4 8 20, और ये 3:8 आएगा, और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्राम होगा, तो 3:8 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी आए, इसका सोर्स कोई भी हो, उसके जो एलिमेंट्स के मास का रेशियो होगा हमेशा ये फिक्स रहेगा, फिक्स। ये लॉ यही कहता है कि उसके मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे उसका सोर्स कोई भी हो, किसी भी कंपाउंड का, फिक्स रेशियो ऑफ देयर एलिमेंट बाय देयर मास, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाऊंगा, ये हो गया, बस इतना ही था इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ टॉपिक था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलिए इसको कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, ये कहता है कि अगर किसी भी 2 या 2 से 2 और मोर देन 2 कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं, तो जो कंपाउंड बनेंगे 2 या 2 मोर देन 2, तो उन सभी एलिमेंट जो कंपाउंड बनेंगे उनमें जो एलिमेंट के मास का रेशियो होगा हमेशा होल नंबर रेशियो होगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, क्या क्या बना सकते हैं, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनाने की। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, अगर इसकी एक्स
ऑक्सीजन को एक्सेस में ना ले तो अगर एक्सेस में लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एक्सेस में ना ले तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और क्या क्या बन सकता है इसमें, कार्बोनेट बन सकता है CO3 माइनस, सोडियम CO3 माइनस को कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंपाउंड बन सकते हैं। तो इनके जो एलिमेंट का रेशियो होगा तीनों कंपाउंड में वो क्या होगा, हमेशा होल नंबर रेशियो होगा। अगर कार्बन का देखा तो यहाँ पे 12 ग्राम होगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो तीनों में क्या हो जाएगा 12 ग्राम, यहाँ पे 12 ग्राम। कार्बन का देखना है अभी, कार्बन कार्बन यहाँ पे 12 ग्राम, तो तीनों का क्या हो जाएगा रेशियो, ये रेशियो का सिंबल होता है, 2 डॉट, ऐसे 2 डॉट रेशियो का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे 12 12 कैंसिल, ये आ जाएगा 1:1:1, ठीक है। और ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तीनों, ठीक है। तो 1:1:1 आएगा। तो ये क्या होल नंबर है ना, 1 1 है। तो यही बताते हैं कि जो जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे या हाँ, तो जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो उनसे जो कंपाउंड बनेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स, 2 या मोर देन 2 कंपाउंड, तो उन सभी कंपाउंड्स में जो उनके एलिमेंट सेम एलिमेंट यहाँ पे कार्बन का लेंगे तो कार्बन का, ऑक्सीजन का लेंगे तो ऑक्सीजन का, तीनों में तो सेम एलिमेंट के जो मासेस का रेशियो होगा वो हमेशा होल नंबर रेशियो होगा। यहाँ कार्बन ले हमने तो 1:1:1 आ रहा है, होल नंबर रेशियो आ रहा है, होल नंबर रेशियो, WNR, होल नंबर रेशियो, ठीक है। W पर होल, N पर नंबर, R पर रेशियो, ठीक है, होल नंबर रेशियो। ऐसे अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन O2 यहाँ पे एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे 16 ग्राम है क्योंकि एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 48 ग्राम, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, रेशियो लेते हैं, डॉट डॉट, यहाँ से ग्राम कैंसिल, और 16 से सबको डिवाइड, सबसे छोटा नंबर 16 है तो इससे तीनों को डिवाइड करता है, 16 2 32, 16 में 16, 16 3 48, क्या आ जाएगा रेशियो, क्या आ जाएगा 2 रेशियो 1:3 आ रहा है ना। ये सभी होल नंबर है, होल नंबर रेशियो है सभी। तो ये बताता है ये लॉ कि अगर हम किसी भी दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा भी लें तो मोर देन 2 भी लें, तभी जो कंपाउंड बनेंगे 2 या मोर देन 2, तो उन सभी जो कंपाउंड में जो उनके एलिमेंट का मास का रेशियो होगा सेम एलिमेंट के जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा होल नंबर रेशियो होगा। सेम एलिमेंट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इनके जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। बस यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए अब कौन सा टॉपिक रहेगा लास्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, और 4 टॉपिक बचे थे, लिमिटिंग नेसेसिटी, मोस्ट ऑफ गैसेस, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन वगैरह। अब इसको नोट करिए, एक टॉपिक बचा है स्टोइचियोमेट्रिक, उसको भी करा देते हैं। और एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे समझा रखा है मैंने, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाया जाऊँ। तो अब क्या है हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन, ये हमारा 5th टॉपिक था ना, 5th स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन REA की पावर है, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन ये होता क्या, अब मैंने पिछले बार सब वीडियो में नाइट्रो अमोनिया का एग्जांपल देता हूँ। चलिए इस बार कोई और लेते हैं, जैसे कार्बन का लेते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है। इस बारे में ये एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का वेट क्या है, कितना है यहाँ पे, कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना है, ऑक्सीजन का वेट एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो 32 ग्राम, 16 2 या 32 ग्राम। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, कार्बन का होता है 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का होता है 32 हो जाएगा ना, एक कार्बन का 16 तो 2 का 32 हो जाएगा 44 ग्राम, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम, तो ये 44 ग्राम एक 44 ग्राम, ठीक है। हाँ, तो ये स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन कहता है कि ऐसा रिएक्शन जिसको हम जिस रिएक्शन को हम मोल्स का यूज करके, ऐसे टर्म्स जैसे मोल्स या फिर उसका वेट का यूज करके एक रिएक्शन के एक सेंटेंस के रूप में फॉर्म कर सके, उसको स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फॉर्म करेंगे,
इस रिएक्शन को हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके टर्म्स में हो गया, वेट के टर्म्स में हो गया। और हम इसको मोल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो 1 इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो इसके मोल्स हैं। इससे आगे कितना 1, तो 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया मोल्स के टर्म्स में। तो ऐसा रिएक्शन जिसको हम मोल्स या फिर उसके वेट जैसे टर्म्स का यूज करके किसी सेंटेंस में कन्वर्ट कर सके उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग मोल्स। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये हो गया किसके टर्म्स में, मोल्स के टर्म में हो गया 44 ग्राम। अच्छा यहाँ पे गलती लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कितने ग्राम, कितने मोल्स बनते हैं इसके, 1 बनते हैं ना। और यहाँ पे भी 1 ग्राम हमने यूज कर लिया, हम तो अभी मोल्स यूज करते हैं बाई यूजिंग मोल्स। तो यहाँ पे मोल्स यूज करेंगे, ठीक है। विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन reacts with 1 mole of oxygen to form 1 mole of CO2। जब वो 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब 1 ग्राम कार्बन 1 ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्ट करके 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब इसको हम दूसरा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ उसमें वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको नोट करिए, ये तो फॉर मोल्स के टर्म्स में हो गया और वेट के टर्म्स में। सेकेंड टॉपिक हमारा मोल्स। इसके मोल्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बाय यूजिंग मोल्स। मोल्स तो कर लिया हमने, वेट करते हैं। वेट कितना इसका, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद, या फिर कंबाइन विद बोल सकते हैं, रिएक्ट्स विथ कितना है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और ये हो गया हमारे पास वेट के टर्म में, ठीक है। और जो हमने मोल्स के टर्म से लिखा था, कैसे लिखा था, 1 ग्राम कार्बन 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये होगा हमारे मोल्स के टर्म्स में। तो दोनों मैंने लिखवा दी, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। इस पर हमारे पास वो क्वेश्चन आते हैं यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करने के, कि किसका वेट कितना होगा, किसका वेट और किसके मोल्स कितने आएंगे। वो लिमिट, सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, यूनिटरी लिमिटिंग एजेंट पता करते हैं। लिमिटिंग एजेंट से हम ये जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का, या फिर किसी भी रिएक्टेंट में किसी का अमाउंट पता करना है, तो उस लिमिटिंग एजेंट से हम निकालते हैं, यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। वो मैंने वन शॉट के पिछले वीडियो में जो कल बनाया था उसमें बता दिया, लिमिटिंग पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टोरेज 5 टॉपिक बच गए थे वन शॉट के पिछले वीडियो में, जो मैंने अभी कंप्लीट करा दी। बस इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है, बस एक ही टॉपिक है जो वो था एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी, वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हो, उसको अच्छे से समझाएगा उसमें। और बाकी और एक वो टॉपिक रह गया, कौन सा था वो, जो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालते हैं। उसमें क्या हो, जब भी अगर नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें, चलिए इसको हम नोट करें, उसको भी क्यों छोड़ना। जैसे हमारे पास देखें क्वेश्चन लेते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। आइटम्स ही बोलते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स किसका होता है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन थे 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, और दूसरा हो गया हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, वो 24 ले तो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा। 24 ग्राम ऑफ कार्बन है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड हमारे पास होगा
हमें इसमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 24 था, यहाँ पे 2 लिख देंगे 24 ग्राम ऑफ कार्बन, यहाँ पे 24 यू ऑफ कार्बन है, एक से क्या है 24 यू ऑफ कार्बन है और यहाँ पे ऑफ कार्बन, यहाँ पे ऑफ कार्बन और यहाँ पे थर्ड केस में हमारे पास क्या है और थर्ड केस ले लेते हैं एक मोल्स का ले लेते हैं 24 मोल्स ऑफ कार्बन है, मोल्स ऑफ कार्बन ये हमारे पास। तो अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आइटम्स तीनों केसेस में, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये क्वेश्चन आता है हमेशा आते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं 24, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स निकाले क्या करते हैं हम, पहले मोल्स का पता करते हैं। तो यहाँ पे ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम के लिए क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मोलर वेट W अपॉन M। गिवन वेट कितना है 24 ग्राम, मोलर वेट कितना है, कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम से डिवाइड, ग्राम से ग्राम कैंसिल 2/4। यहाँ पे कितने आ गए 2 मोल्स आ गए इसके। अब नंबर ऑफ आइटम्स के लिए क्या करते थे हमारे पास, तो वो तो देने रखा कंपाउंड, इसमें नंबर आइटमिसिटी कितनी है 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ आइटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होगा इस केस में, क्योंकि कार्बन की आइटमिसिटी कितनी होती है 1, तो नंबर ऑफ आइटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगी। नंबर ऑफ आइटम निकालें या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें, दोनों ही सेम है नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अगर दूसरे केसेस होंगे जिसमें आइटम में एटोमिसिटी 1 के अलावा और 2 हो गई या 3 हो गई 4 होगी, तो उसमें हमें एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक है, जो मैंने बता दिया था पिछले एग्जाम्पल। तो नंबर ऑफ आइटम्स निकाले क्या करेंगे 2 मोल्स से नंबर ऑफ आइटम्स के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू Na की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। अब इस केस में देखते हैं इस केस में क्या डिफरेंस है। इस केस में आपको ये मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, इस केस में आप डायरेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स जब भी ऐसा कभी दे रखा हो, अगर किसी सब्सटेंस का वेट, किसी भी एलिमेंट का वेट या फिर किसी भी कंपाउंड का वेट यू में दे रखा है, यूनिफाइड मास, यू का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है, यू का हाँ ठीक है, AMU भी होता है, ठीक है, ये सब इसके यूनिट्स हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU, ठीक है। हाँ तो नंबर ऑफ आइटम्स निकालने इस केस में जब भी यू में दे रखा हो वेट, तो उसको क्या करेंगे 24 यू, कार्बन का वेट कितना होता है, कार्बन का वेट जितना वेट दे रखा है कार्बन का वेट 12 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम की जगह 12 यू लिख लेंगे, इससे हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। जब भी यू में दे रखा है वेट, उसको आप कार्बन का जो वेट होता है उसको यू में रख के डिवाइड कर दें, तो डायरेक्ट आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स है। यहाँ पे 12 यू से डिवाइड कर दिया 2 आइटम्स आ गए, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी यू में वेट दे रखा हो कार्बन के मोलिकुलर वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स आ गए, तो यहाँ पे 2 आइटम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 36 होता तो 12 से डिवाइड करते तो 3 आइटम्स आ जाते, ठीक है। जब भी यू में दे रखा हो तो एटॉमिक वेट से मोलिकुलर वेट से आप डिवाइड कर दिए, डायरेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। यहाँ पे डिवाइड करने पे मोल्स आते हैं, उसके बाद हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी ग्राम में दे रखा होता है। और थर्ड केस में तो यहाँ पे डायरेक्ट है नंबर ऑफ आइटम्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी डायरेक्ट है, जो भी मोल्स दे रखे हैं 24 मोल्स देखें, 1 मोल में कितना होता है 1 मोल्स में 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स होते हैं, तो यहाँ पे 24 में कितना होगा 6.022 Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Na 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारे पास आइटम्स आ जाएंगे। आइटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों ही सेम होंगे इस केस में दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि क्या है एटोमिसिटी किसकी कितनी है इसकी 1 है, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं, आइटम्स क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमने निकाला मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ आइटम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए, उन जो भी कल वीडियो बनाई थी और आज जो वीडियो बनाई है, इस दोनों वीडियो को मिला के आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा, सिर्फ उसके अलावा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अलावा वो आपको देखना है तो आप उसको अलग से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बच्चों, बाय बच्चों।